नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पद की शपथ लेंगे। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। हरियाणा के पानीपत को मिला देश का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से देश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने की अत्यधिक वर्षा से किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति राशि दोगुनी करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने 3 सदस्यों के विश्व शांति आयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया। अमरीकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमरीका चीन को ताइवान पर दबाव बनाने की अनुमति नहीं दे सकता और रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पद की शपथ लेंगे। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन में 12:30 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल कल समाप्त हो गया। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के बड़े अंतर से हराया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की ये योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को जारी रखने का अनुरोध किया था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि सभी शहरी गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों को भी आवास अभी रह गए हैं मिलने के लिए, उन सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। सभी राज्यों की जितनी भी डिमांड भेजेंगे शहरी क्षेत्र में, सभी डिमांड पूरी की जाएगी। हाउस फॉर ऑल योजना है, सभी को घर देने की योजना है, इसलिए कोई भी बचेगा नहीं, सभी को आवास दिए जाएंगे जिनको आवास की जरूरत है। हमारी केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देती है और राज्य सरकार को 1 लाख रुपए देना होता है। 2,50,000 रुपया दिया जाता है आवास बनाने के लिए। जिन लोगों के पास भूमि है उनको, और अगर नहीं है एक आवास बना तो आवास के ऊपर भी आवास बनाने के लिए उनके परिवार के किसी व्यक्ति को या भाई को वो आवास देने का काम हमारी सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एथेनॉल संयंत्र से देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में बायोफ्यूल या जैविक ईंधन प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। हमारे लिए जैव ईंधन यानी हरियाली लाने वाला ईंधन, पर्यावरण बचाने वाला ईंधन, किसान भाई बहन तो सदियों से इतने जागरूक है कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने तक किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयंत्र से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जहां प्रकृति की पूजा होती है, जैव ईंधन प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे किसान इसे बेहतर समझते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल अवशेष पराली ढुलाई की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और नए जैव ईंधन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पानीपत में आधुनिक इथेनॉल का प्लांट लगा है, जैविक ईंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली, एनसीआर और पूरे हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में देश में पेट्रोल में करीब 8% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण शुरू होने के बाद राष्ट्र ने कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है और ये धन किसानों को उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैव ईंधन के अनेक लाभ हैं। जैविक ईंधन प्लांट से पहला फायदा तो ये होगा कि पराली जलाने से धरती मां को जो पीड़ा होती थी उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरा फायदा कि पराली के निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा फायदा होगा कि जो पराली किसानों के लिए बोझ थी, वही उनके लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी। चौथा फायदा प्रदूषण कम होगा और पांचवा लाभ ये होगा कि देश को एक वैकल्पिक ईंधन भी मिलेगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में पिछले महीने अत्यधिक वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की मुआवजा राशि 2 गुनी करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के मौजूदा नियमों के अनुसार फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार ने यह राशि 2 गुनी करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने इसे भी बढ़ाकर 3 हेक्टेयर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। कश्मीर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में लतीफ राठर भी है। राठर इस वर्ष मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और टीवी अभिनेत्री आमरीन भट्ट की हत्या में शामिल था। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव किया है। श्री ओब्रेडोर ये आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने पर विचार कर रहे हैं। वैश्विक शांति आयोग के माध्यम से पूरे विश्व में युद्ध रोकने का प्रयास किया जाएगा। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा कि आयोग का उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से विश्व भर की सरकारों को अपने नागरिकों, विशेषकर युद्ध की विभीषिका झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बैठक की थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। अगले महीने ही मैक्सिको का नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन और क्षेत्रीय फोरम की बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व भर की चुनावी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ई कॉमर्स इकाइयों को विनिर्माण उत्पादन का देश, एमआरपी, विनिर्माण एक्सपायरी की तिथि, बेस्ट बिफोर यूज या वस्तु कितने समय तक उपयोग करने लायक है और कंज्यूमर केयर नंबर इत्यादि का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पद की शपथ लेंगे। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। हरियाणा के पानीपत को मिला देश का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से देश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने की अत्यधिक वर्षा से किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति राशि दोगुनी करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने 3 सदस्यों के विश्व शांति आयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया। अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका चीन को ताइवान पर दबाव बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। और आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि चीन को ताइवान पर और तनाव बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए सुश्री पेलोसी ने कहा कि चीन ताइवान पर नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। चीन ने कल ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन साथ ही कहा था कि वो ताइवान के आसपास नियमित गश्त जारी रखेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने कहा कि चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। पिछले महीने सुश्री पेलोसी की ताइवान यात्रा से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा था। पिछले 25 वर्षों में स्वशासित ताइवान का दौरा करने वाली वे पहली अमेरिकी उच्चाधिकारी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी सैन्य वार्ता कल नई दिल्ली में हुई। भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर विवेक नारंग ने की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक मैत्री और सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई। सेनाओं के बीच वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के दायरे में जारी और नई पहलों पर मुख्य रूप से विचार हुआ। भारत बांग्लादेश सैन्य वार्ता दोनों देशों के बीच नियमित रणनीतिक वार्ताओं के माध्यम से रक्षा सहयोग बढ़ाने का मंच है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स का विकल्प उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दूसरी डोज लगने के 6 महीने बाद कॉर्बेवैक्स उपलब्ध होगा। श्री भूषण ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कल से कोविन पोर्टल पर एहतियाती डोज लगाने के बारे में सभी आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं। श्री भूषण ने बताया कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड की एहतियाती डोज लगवाने से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के धागे बांधकर उनके सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर लोगों को बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाइयों के प्रति बहनों के स्नेह और प्रेम का त्योहार है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि भाई बहन के परस्पर प्रेम और विश्वास का ये त्योहार समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी बसों में 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर राज्य में महिलाएं आज और कल सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार पर इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। आज का विषय है भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के क्षेत्रीय विकास पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए सड़क, सुरक्षित पेयजल, बिजली, दूरसंचार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है। देश भर के डाकघरों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। डाकघर से 25 रुपये में तिरंगा लिया जा सकता है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि बड़ी संख्या में लोग ई डाकघर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तिरंगा मंगवा रहे हैं। डाक विभाग देश भर में किसी भी पते पर बिना किसी शुल्क के तिरंगा पहुंचा रहा है। मंत्रालय ने समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से 12 अगस्त की मध्य रात्रि से पहले ऑनलाइन ऑर्डर देने का अनुरोध किया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। केरल में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य में कुटुंब श्री मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जा रहे हैं। कुटुंब श्री राज्य सरकार की गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। मिशन के अंतर्गत पूरे राज्य में घरों और स्कूलों में वितरित करने के लिए 26 लाख से अधिक तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आ रहा है आपके लिए इसी स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण न्यौछावर करने वाले वे सबसे कम आयु के शहीद थे। एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, एक बार विदाई दे मां घुरे आशी। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के महोबनी में। 1908 में बोस को ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जो युवा स्वतंत्रता सेनानियों को क्रूर शारीरिक यातनाएं देने और कठोर सजा सुनाने के लिए कुख्यात था। 20 अप्रैल 1908 को बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने यूरोपियन क्लब के सामने किंग्सफोर्ड को ले जा रहा वाहन समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर अदालत के वरिष्ठ वकील बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थे।
इस हमले की खबर पूरे शहर में फैल गई और दोनों को पकड़ने के लिए कलकत्ता पुलिस को बुलाया गया। खुदीराम बोस को वाइनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर हमले की अगली सुबह पहुंचे थे। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तार होने के ठीक पहले आत्महत्या कर ली। जब बोस को पकड़कर मुजफ्फरपुर पुलिस थाने लाया जा रहा था तो भारी भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा थी। कई सुनवाइयों के बाद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस में देशभक्ति का जज्बा इतना गहरा था कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब उनके पार्थिव शरीर को निकालकर ले जाया जा रहा था तो भारी भीड़ रास्ते में दोनों तरफ खड़ी थी। लोग फूल बरसा रहे थे, मानो देश की आजादी के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की मौन सराहना कर रहे हों। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम राष्ट्रवादी राम कल्याण को भी याद कर रहे हैं, जो 11 अगस्त 1947 को शहीद हुए थे। पूर्व के बूंदी स्टेट, जो कि अब राजस्थान में है, वहां के रहने वाले राम कल्याण ने अगस्त 1947 में बूंदी कामगारों के संघर्ष में भाग लिया। 5 अगस्त 1947 को श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। पुलिस ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। बाकी कामगारों ने जन समर्थन और सहयोग से अपना संघर्ष जारी रखा और 11 अगस्त 1942 को एक विशाल रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए रैली में मार्च कर रहे थे तो सशस्त्र पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों को गोलियां लगीं। राम कल्याण के सीने में कई गोलियां लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। स्वदेश की माटी के इस बहादुर बेटे को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमा प्रसाद और श्यामबरम का भी स्मरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी इन दोनों सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैली पर पुलिस गोलीबारी में चंद्रमा प्रसाद और श्यामबरम दोनों शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार इन अमर शहीदों को नमन करता है। आज हम शहीद बिसराम राउत को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। एक मुठभेड़ में उन्हें पकड़ लिया गया। उन पर विद्रोह करने और लोगों को भड़काने का मुकदमा चलाया गया और कठोर परिश्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। वहां हिरासत में ही 11 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के दरहाल इलाके में पारगल सैन्य शिविर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को आज सुबह मार गिराया।
जम्मू क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने इन आतंकवादियों को चुनौती दी और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 2 सैन्यकर्मी इस हमले में घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल ऋण कर्ज लेने वालों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाने चाहिए और ये किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं होने चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में ऋण सेवा उपलब्ध कराने वाले को शुल्क का भुगतान करना चाहिए, न कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को। डिजिटल ऋण से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष की भूमिका, निजी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़, अनुचित व्यापार संचालन, ब्याज दरों में अत्यधिक बढ़ोतरी और कर्ज वसूलने में अनैतिक क्रियाकलापों पर चिंता व्यक्त की। बिहार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 24 और 25 अगस्त को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 24 अगस्त को होगा। श्री नीतीश कुमार 25 अगस्त को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष बी टीम और महिला ए टीम को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश में शतरंज का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने कहा कि चेन्नई में संपन्न हुए शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल का प्रदर्शन उत्साहजनक था। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू और लेह में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, गंगटोक, शिलांग, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में भी बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलिंदु। पानीपत में एथेनॉल संयंत्र के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने चुनावी रेवड़ियां बांटने वाले दलों और नेताओं पर बोला जोरदार हमला। मुफ्त रेवड़ियों की राजनीति हमारे बच्चों को उनके अधिकार से वंचित करने के समान। ईमानदार करदाताओं पर भी बोझ। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पर जनसत्ता की टिप्पणी है, नीतीश की 8वीं शपथ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बिहार में विश्वासघात के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। राजस्थान पत्रिका का कहना है, बिहार में पुरानी बिसात पर होगा नया खेल। नवभारत टाइम्स की खबर है, 31 अगस्त से एयरलाइंस खुद तय करेंगी हवाई किराया। केंद्र ने हवाई किराए पर लगी सीमा यानी फेयर बैंड को हटाने का किया फैसला। राजस्थान और हरियाणा में गोवंश में महामारी की तरफ फैल रहे लंपी वायरस के नियंत्रण पर दैनिक भास्कर लिखता है, वैज्ञानिकों ने फिलहाल 4 लाख टीके तैयार किए। हरियाणा में बनी पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन, पशुपालकों से नहीं ली जाएगी टीके की कीमत। केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार और IVRI इज्जतनगर के वैज्ञानिकों ने तैयार किए टीके। अमर उजाला लिखता है, दुनिया में युद्ध रोकने के लिए बने आयोग, नरेंद्र मोदी हों इसके सदस्य। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज की मांग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और पोप फ्रांसिस भी इसमें शामिल हों। हिंदुस्तान की खबर है, पॉलिसी बाजार की डेटा सुरक्षा को भेदना बेहद आसान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पद की शपथ लेंगे। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। हरियाणा के पानीपत को मिला देश का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से देश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने की अत्यधिक वर्षा से किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति राशि दोगुनी करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए।
मैक्सिको के राष्ट्रपति ने 3 सदस्यों के विश्व शांति आयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।